सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का श्री वीणा हिंदी अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जयशंकर प्रसाद के नाटक साहित्य के बारे में या विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के बारे में हमने समग्र जानकारी प्राप्त की थी और हिंदी साहित्य के इतिहास में या आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद के योगदान के बारे में अगर हम देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी में एक प्रसिद्ध कवि, एक प्रसिद्ध नाटककार या प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार और कहानीकार और निबंधकार और उपन्यासकार आदि दिखाई देते हैं। देखिए, आज हम उनके कथा साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कि साहित्य के बारे में, कथा साहित्य के बारे में। देखिए, तो वास्तव में किसे कथा साहित्य कहते हैं, किसे हम कथा साहित्य कहते हैं? देखिए, उपन्यास और कहानी विधाओं को कथा साहित्य कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। देखिए, उपन्यास और कहानी विधाओं को कथा साहित्य कहते हैं। కానీ మనం అనుకుంటా ఉంటాం, ఏమనుకుంటాము? కథా సాహిత్య అంటే కేవలము ఏమనుకుంటాము? కథ అనుకుంటాము. కథ కాదు. హిందీలో కథ అంటే दो गद्य की विधाओं को कथा साहित्य कहते हैं। एक गद्य विधा है उपन्यास है और दूसरी गद्य विधा है कहानी विधा है। इन दो विधाओं को कथा साहित्य कहते हैं हिंदी साहित्य में। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखिए, जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य के अंतर्गत क्या है, उनकी कहानियों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में क्या है, एक श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए, और जयशंकर प्रसाद जी ने उनके जीवन काल में कुल 70 कहानियां लिखी थी। कितनी कहानियां लिखी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने उनके जीवन काल में कितनी कहानियां? कुल 70 कहानियां उन्होंने लिखी थी। देखिए, और उनकी कहानियों में क्या है? ग्राम क्या है? पहली कहानी मानी जाती है। पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद की 70 कहानियों में प्रथम कहानी कौन सी कहानी है? ग्राम है। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में हम ले सकते हैं। देखिए, और इनकी पहली कहानी अर्थात ग्राम, ये ग्राम कहानी सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी प्रकार देखिए, जयशंकर प्रसाद की कहानियों में अंतिम कहानी है यहाँ पर सालवती है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी क्या है? यहाँ पर सालवती है। यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, हम लोग जब जयशंकर प्रसाद के नाटक साहित्य के बारे में हमने अध्ययन किया था, उस संदर्भ में क्या है, इंदु पत्रिका के बारे में हमने ध्यान दिया है। देखिए, वास्तव में इंदु पत्रिका, यहाँ पर देखिए, इंदु पत्रिका के बारे में अब हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से सन 1909 ईस्वी में क्या है, जयशंकर प्रसाद के भांजे, देखिए, जयशंकर प्रसाद के भांजे कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में क्या है,
इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन काशी या वाराणसी से आरंभ हुआ था। देखिए, और देख सकते कि किन की प्रेरणा से, जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजा या उनके भांजे, देखिए यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर अंबिका प्रसाद गुप्त ने क्या किया था, इस पत्रिका का संपादन किया था। और साथ साथ क्या है यहाँ पर, इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था, काशी से या वाराणसी से आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था इस पत्रिका का प्रकाशन, देखिए सन 1909 में। देखिए यहाँ पर इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, कहाँ पर आरंभ हुआ था, काशी या वाराणसी से आरंभ हुआ था। देखिए किनकी प्रेरणा से, जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से। और किन्होंने इस पत्रिका का प्रथम बार संपादन किया था, किन्होंने किया था, अंबिका प्रसाद गुप्त ने इस पत्रिका का प्रथम संपादन किया था। देखिए, और प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की जो आरंभिक कृतियां हैं, आरंभिक कृतियां हिंदू पत्रिका के क्या है, अंकों में देखी जा सकती हैं। देखिए प्रसाद ने क्या है, कुछ आरंभिक कृतियां उन्होंने की थी या आरंभिक रचनाएं उन्होंने की थी, इनके बारे में आगे हम देखते हैं। और यह कृतियां किस पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुई थी, हिंदू पत्रिका में। देखिए हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर देखिए सन 1937 में क्या है, अंबिका प्रसाद गुप्त का निधन हुआ था। जब उनका निधन हुआ था उस समय क्या है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने क्या है, अपना पूर्ण समय इस पत्रिका के लिए क्या है, यहाँ पर व्यतीत किया था। किस पत्रिका के लिए व्यतीत किया था, हिंदू पत्रिका के लिए व्यतीत किया था। किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। यहाँ पर देखिए तो वास्तव में देखिए छायावादी साहित्य संबंधी विशेषताओं का प्रतिबिंब सबसे पहले किस पत्रिका में दिखाई देता है, किस पत्रिका में दिखाई देता है, हिंदू पत्रिका में दिखाई देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जयशंकर, अभी हमने देखा है जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में 70 कहानियां लिखी थी। देखिए तो जयशंकर प्रसाद जी की समस्त कहानियां या 70 कहानियां क्या है, 5 संग्रहों में संकलित हैं। कितने संग्रहों में संकलित हैं, 5 संग्रहों में संकलित हैं। वे 5 कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। देखिए, और प्रथम कहानी संग्रह छाया, और छाया नामक प्रथम कहानी संग्रह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। और द्वितीय कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा है, यहाँ पर प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1926 है। और तृतीय कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष सन 1929 है। और उसके बाद में चतुर्थ कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का आंधी है, और इसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल है यहाँ पर सन 1931 ईस्वी है। और अंतिम कहानी संग्रह या 5वां कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, यहाँ पर इंद्रजाल है। इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष या रचना काल क्या है, यहाँ पर सन 1936 ईस्वी है। ये 5 कहानी संग्रह यहाँ पर देखिए किनके कहानी संग्रह माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए
और प्रथम कहानी संग्रह क्या है यहाँ पर, छाया है। देखिए प्रथम कहानी संग्रह छाया, प्रथम कहानी है यहाँ पर ग्राम है। देखिए इसमें आप लोग संदिग्ध में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रथम कहानी ग्राम है। देखिए और प्रथम कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का क्या है, छाया है। देखिए अंतिम कहानी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी क्या है, सालवती है। और जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल है। देखिए देखिए यहाँ पर आप लोग संदिग्ध में या संदेह की दृष्टि में रहने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। देखिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब लोग अभी तक हमने अध्ययन किया है। देखिए उन विषयों पर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, इस पर हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, हिंदी गद्य की इन विधाओं को कथा साहित्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए कथा साहित्य कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए कथा और कहानी, उपन्यास और नाटक, नाटक और एकांकी, कहानी और उपन्यास है। देखिए किन गद्य की विधाओं को क्या है, कथा साहित्य के अंतर्गत हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहानी और उपन्यास, ऐसा ही जवाब है। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ एक और प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी यह है। देखिए ग्राम है, सालवती है, राजश्री है, करनाली है, इसमें कौन सा सही यहाँ पर ग्राम है। देखिए उसके बाद में एक और प्रश्न है यहाँ पर ग्राम। देखिए ग्राम अनि వదిలేశాడు, तो क्या है यहाँ पर ऑप्शंस को देखिए, कथा ఉంది ఇక్కడ, उपन्यास ఉంది, कहानी ఉంది, आत्मकथा ఉంది। देखिए ऐसे क्या है यहाँ प्रश्न आने की संभावना। यहाँ पर देखिए ग्राम क्या है, यहाँ पर कौन सी विधा की रचना है, कौन सी विधा की रचना, कहानी विधा की रचना। यहाँ पर देखिए और उसके बाद में देखिए ग्राम की इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में, अभी हमने देखा है जागरण है या अंश है, काव्य वचन सुधा है, हिंदू। इसमें सही जवाब यहाँ पर देखिए हिंदू सही जवाब है। यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदू पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए हिंदू पत्रिका के संपादक कौन थे, कौन थे यहाँ पर, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, प्रेमचंद है। देखिए इसमें कौन है, चार विकल्प है। यहाँ पर देखिए अंदर ఏం చేస్తారు, जयशंकर प्रसाद को टिक చేస్తారు, కానీ तप्पू अंबिका प्रसाद गुप्त सही जवाब है। यहाँ पर देखिए और एक और प्रश्न है, देखिए सालवती अनि వదిలేశాడు ఇక్కడ చూడండి, सालवती అంటే ఏమిటి, प्रसाद की अंतिम कहानी है, प्रसाद की अंतिम कथा है, प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, प्रसाद का अंतिम नाटक है। यहाँ पर देखिए देखिए प्रश्नों की शैली देखिए, यहाँ पर आप लोग प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। और एक और प्रश्न है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम कहानी संग्रह के अंतर्गत है, इस कहानी संग्रह के अंतर्गत संकलित है। यहाँ पर देखिए अभी हमने 5 कहानी संग्रहों के बारे में हमने अभी अभी ध्यान दिया है और उन कहानी संग्रहों की दृष्टि से प्रश्न इस प्रकार आने की संभावना है। देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है ना, और यह कहानी कौन से कहानी संग्रह के अंतर्गत संकलित है। यहाँ पर देखिए आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है और छाया। यहाँ पर देखिए ये में कौन सा सही, यहाँ पर देखिए छाया, छाया सही, 4th ऑप्शन छाया राइट आंसर। यहाँ पर देखिए और एक और है, यहाँ पर देखिए रचना काल व प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही क्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्या है, यहाँ पर कहानी संग्रहों का सही क्रम को भी हम लोगों को
ध्यान में रख लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, और एक और क्या है प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी आने की संभावना है। रचना काल व प्रकाशन की दृष्टि से, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, यहाँ पर प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही क्रम क्या है, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो रचना काल व प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही क्रम इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है, अभी हमने देखा है। तो क्या है, पहला छाया, और दूसरा संग्रह प्रतिध्वनि, तीसरा आकाशदीप है, और चौथा यहाँ पर आंधी है, और पांचवा इंद्रजाल है। यहाँ पर देखिए कहानी संग्रहों के दृष्टि से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, यहाँ पर देखिए 1912, 1926, 1929 और 1931, 1936 इस प्रकार के प्रश्न भी आने की संभावना है। మనము ఈ విధంగా కూడా ఏం చేయాలి, ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రయత్నము చేయాలి. ఏ విధంగానైనా కూడా ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కనుక మనము అన్ని కోణాలలో నుంచి ఆలోచించి ప్రశ్నలు ఏ విధంగా రాబోతున్నాయో ముందే ఊహించి ముందే గెస్ చేసి ఈ విధంగా ప్రిపరేషన్ కొనసాగిస్తే మనము తప్పనిసరిగా విజేతలము అయ్యే అవకాశము ఉన్నది. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సందేహము లేదు. जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों में प्रथम कहानी संग्रह छाया, देखिए छाया, प्रथम कहानी संग्रह छाया, और इस संग्रह में क्या है, इतिहास के बारे में, प्रणय के बारे में, समाज के बारे में, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई 11 कहानियां संकलित की गई हैं। छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित की गई हैं, 11 कहानियां संकलित की गई हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत इंपार्टेंट बिट है. ఎవరైతే లోతుగా అధ్యయనం చేయాలని అనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా చాలా ఉపయోగకరము. ఛాయా కథా సంకలనంలో, అంటే తెలుగులో కథ చెప్తున్నాను ఇక్కడ, తెలుగులో కథ. यहाँ पर देखिए కహానీ यहाँ पर కథ అంటే కథల సంపుటి. జయశంకర్ ప్రసాద్ యొక్క మొదటి కథల సంపుటిని మనము ఏమని పిలవవచ్చును, ఛాయా అని పిలవవచ్చును. ఈ ఛాయా అనే అటువంటి కథా సంకలనంలో, కథల సంకలనంలో ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి, 11 కథలు ఉన్నాయి. ఇది చూడండి, మొదటి కథ గ్రామ్ హై, ఇప్పుడే మనం చూసాము. जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है. यह ग्राम जयशंकर प्रसाद के कौन से कहानी संग्रह में संकलित है, छाया कहानी संग्रह में संकलित है, इंपॉर्टेंट के रूप में ले सकते हैं. देखिए, और दूसरी तानसेन है और शरणागत है, सिकंदर की शपथ है. इस कहानी के बारे में देखिए, मौर्यकालीन राजपूतों की वीरता का वर्णन किया गया है. कौन सी कहानी में, सिकंदर की शपथ. देखिए, और चित्तौर उद्धार है, अशोक है, जहानास है, गुलाम है, चंदा है, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, ये 11 कहानियां है. कौन से कहानी संग्रह के अंतर्गत यहाँ पर छाया. देखिए, इन कहानियों को देखने से हमको पता चलता है. यहाँ पर देखिए, तानसेन है और सिकंदर की शपथ, चित्तौर का उद्धार या उद्धार है, या अशोक, ये देखिए चंदा. इस प्रकार देखिए इन कहानियों की कथा वस्तुओं को इतिहास है, यहाँ पर देखिए प्रणय है, समाज में जो समस्याएं हैं और जो विशेषताएं हैं, जो समाज में क्या है, तत्कालीन समाज में घटने वाली घटनाओं को क्या है, कथा वस्तु के रूप में लेकर क्या है, जयशंकर प्रसाद ने क्या है अपनी कहानियों में लेने का प्रयास उन्होंने किया था. देखिए, और उसके बाद में और द्वितीय कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, क्या है यहाँ पर प्रतिध्वनि है. और इस संग्रह में क्या है, 15
कहानियां संकलित हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का द्वितीय कहानी संग्रह प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि में 15 कहानियां हैं। वे 15 कहानियां इस प्रकार है। यहाँ पर प्रसाद हैं, गोदड़ साई, गुदड़ी के लाल हैं, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, कंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया प्रतिमा, प्रलय। यहाँ पर देखिए ये 15 कहानियां हैं। कौन से कहानी संग्रह के अंतर्गत? यहाँ पर देखिए द्वितीय कहानी संग्रह, क्या यहाँ पर प्रतिध्वनि के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए कितनी कहानियां? 15 कहानियां हैं। यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं। और तृतीय कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, कौन सा है? आकाश दीप है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह माना जाता है। और इस कहानी संग्रह में क्या है? कितनी कहानियां है? 19 कहानियां है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रहों में श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह माना जाता है। कौन सा? यहाँ पर देखिए आकाश दीप है। आकाश दीप में क्या है? कुल मिलाकर 19 कहानियां हैं। यहाँ पर देखिए इन कहानियों में, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप, ये है देखिए आकाश दीप है, ममता है, स्वर्ग के कंडहर में सुनहला सांप है, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी या बैरागी, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। यहाँ पर देखिए कितनी कहानियां हैं इस संग्रह में? 19 कहानियां हैं। देखिए इसमें देखिए आकाश दीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और भिखारिन और प्रतिध्वनि यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराधी यहाँ पर देखिए आकाश दीप कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। तेलंगाना के कुछ विश्वविद्यालयों में क्या है, बीए के स्तर पर या क्या है यहाँ पर ओरिएंटल लैंग्वेज के स्तर पर क्या है यहाँ पर पाठ्यक्रम में क्या है, इस कहानी का अध्ययन हो रहा है। कौन सी कहानी का अध्ययन हो रहा है? आकाश दीप कहानी का अध्ययन हो रहा है। उपवाचक के रूप में इस कहानी का अध्ययन हो रहा है। मरीनीनो ये कहानियों का, इस कहानी के सारांश के बारे में, इस कहानी के पात्रों के बारे में देखिए, इस कहानी के बारे में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, इन विषयों को दृष्टि में रखकर क्या है आप लोगों को विशेष रूप में क्या है हमारे ऐप में क्या है पीडीएफ फाइल को मैं भेज रहा हूं। यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा कहानी संग्रह है यहाँ पर आंधी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस संकलन में देखिए मनोवैज्ञानिक कहानियां है, ऐतिहासिक कहानियां है, प्रेम प्रधान कहानियां है, आदर्शनिष्ठ और यथार्थवादी कहानियां संकलित की गई है। किस संग्रह में? आंधी संग्रह में। देखिए इस संग्रह में क्या है, कुल मिलाकर कितनी कहानियां है? 11 कहानियां है। यहाँ पर देखिए ये 11 कहानियां इस प्रकार हैं। प्रथम कहानी है इस संग्रह में पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और दूसरी कहानी दासी है, और व्रत भंग, आंधी, मधुआ, गीसु, ग्राम गीत, विजया, नीरा, बेड़ी, अमिट स्मृति। इस प्रकार 11 कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित की गई है। इन कहानियों में इंपॉर्टेंट है देखिए पुरस्कार है। देखिए, और उसके बाद में मधुआ और घीसू, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कहानियों के रूप में हम लोग ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहाँ पर
పురస్కార్ అని వదిలేస్తాడు. पुरस्कार అని వదిలేసి कहानी है, उपन्यास है, नाटक है और एकांकी है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। और आंधी, आंधी क्या है यहाँ पर देखिए, आंधी यहाँ पर देखिए कहानी है, इस प्रकार देखिए। और इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है हम लोगों को। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना है। आंधी అని వదిలేస్తాడు। नंबर 1 ఉపన్యాసం का संग्रह, రెండవది కహానియోं का संग्रह, మూడవది ఇక్కడ నాటకం का संग्रह, నాలుగవది ఇక్కడ ఏకాంకియోं का संग्रह। ఇందులో ఏది రైట్ ఆన్సర్? ఇక్కడ कहानियों का संग्रह इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना है यहाँ पर देखिए। और हम आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है? यहाँ पर इंद्रजाल है, देखिए इंद्रजाल है। और इस संकलन में या इस संग्रह में क्या है, कुल मिलाकर कितनी कहानियां? यहाँ पर देखिए 14 कहानियां हैं। ये 14 कहानियां इस प्रकार हैं, देखिए इस कहानी संग्रह में प्रथम कहानी है यहाँ पर इंद्रजाल है, और दूसरी नूरी, गुंडा, सलीम, भीख, देवव्रत, छोटा जादूगर, परिवर्तन, संदेह, चित्र मंदिर, चित्र वाले पत्थर, अनबोला, यहाँ पर विराम चिन्ह, सालवती, सालवती यहाँ पर देखिए, सालवती यहाँ पर देखिए। ये कितनी कहानियां हैं? यहाँ पर 14 कहानियां हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में ले सकते हैं। इंद्रजाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और गुंडा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है। विराम चिन्ह की जो कथा वस्तु है, या विराम चिन्ह नामक कहानी की कथा वस्तु है। यहाँ पर हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश संबंधी कथा वस्तुओं को लेकर यह कहानी लिखी गई है। हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? धार्मिक कहानी मानी जाती है। और एक और कहानी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए सालवती है। सालवती की कथा वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म की झांकी को लेकर लिखी गई कहानी मानी जाती है, या बौद्ध कालीन एक इतिवृत्त को लेकर लिखी गई कहानी मानी जाती है। कौन सी कहानी? सालवती है। और इस कहानी की एक और विशेषता है, क्या है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी मानी जाती है, सालवती है, देखिए। और उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। ग्राम जयशंकर प्रसाद के कौन से कहानी संग्रह में संकलित की गई है? प्रथम कहानी संग्रह में संकलित की गई है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? यहाँ पर छाया। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। और सालवती क्या है? जयशंकर प्रसाद के कौन से कहानी संग्रह में संकलित की गई है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में क्या है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी क्या है? यहाँ पर सालवती संकलित की गई है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो क्या है, अभी तक हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य के अंतर्गत क्या है, कहानी साहित्य के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम क्या है, जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास साहित्य के बारे में ध्यान देने का प्रयास करेंगे, देखिए। और जयशंकर प्रसाद जी ने केवल 3 उपन्यास ही लिखे थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है, कुल मिलाकर कितने उपन्यास लिखे थे? 3 उपन्यास लिखे थे। उन 3 उपन्यासों में क्या है, एक उपन्यास अधूरा उपन्यास है। कौन सा है? यहाँ पर इरावती है। क्या है यहाँ पर उनके उपन्यासों के बारे में अगर हम देखते हैं, प्रथम उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, द्वितीय उपन्यास यहाँ पर तितली है, और तृतीय उपन्यास इरावती है। इरावती की विशेषता क्या है? अपूर्ण उपन्यास माना जाता है, या अधूरा उपन्यास माना जाता है। देखिए కానీ మనకు అప్పుడప్పుడు ఆప్షన్స్ అక్కడ అధూరా ఉపన్యాస్, అధూరా ఐతిహాసిక్ ఉపన్యాస్ క్యా హే అన్నప్పుడు మాత్రం ఏమిటి ఇరావతి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అంటే
इरावती क्या है यहाँ पर अपूर्ण है, अपूर्ण उपन्यास है। और ऐतिहासिक उपन्यास है, यहाँ पर देखिए अपूर्ण व अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में ले सकते हैं। और इरावती को देखिए లాస్ట్ పేపర్ కనుక లాస్ట్ జైల్ పేపర్ కనుక చూసినట్లయితే ఏమిటి, జయశంకర్ ప్రసాద్ చుట్టూరా చాలా ప్రశ్నలు తిరిగాయి. జయశంకర్ ప్రసాద్ చుట్టూరుగా చాలా ప్రశ్నలు తిరగడం జరిగింది. కనుక మనం జయశంకర్ ప్రసాద్ను అంటే గత ప్రశ్న పత్రాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కాదు, ఏ పరీక్షలోనైనా కూడా ఇదే విధముగా డీప్గా అంటే లోతైన అధ్యయనాన్ని చేస్తే మనము ఏ పరీక్షలోనైనా కూడా సులువుగా విజయాన్ని సాధించే అవకాశము ఉన్నది. అప్పుడు మనకు అనిపిస్తా ఉంటుంది, మనము లోతైన అధ్యయనము చేసిన తర్వాత ఆ ప్రశ్నపత్రాన్ని చూస్తూ ఉంటే, ఆ ప్రశ్నల యొక్క శైలిని చూస్తూ ఉంటే, ఆహా ఎంత సులభతరంగా ఉన్నదో కదా అని మనము చాలా సంతోషంగా ఆ ప్రశ్నపత్రాన్ని చేసే అవకాశము ఉంటుంది. కనుక లోతైన అధ్యయనము అవసరము అనేది నా కాన్సెప్ట్. నేను ఏ విధంగానైతే ప్రిపేర్ అయ్యానో అంతకంటే ఎక్కువ రెట్టింపు వివరణతో కూడినటువంటి క్లాసు నేను మీకు తీసుకునే ప్రయత్నము చేస్తూ ఉన్నాను. हम उपन्यास साहित्य के बारे में, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास साहित्य के बारे में देखने का प्रयास करेंगे. और उनका प्रथम उपन्यास है कंकाल. कंकाल का प्रकाशन कब हुआ था? यहाँ पर देखिए 1929 में क्या है यहाँ पर इसका प्रकाशन हुआ था. और तो क्या है, इस उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? आधुनिक समाज की कुरीतियों का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है. देखिए तत्कालीन समाज में या आधुनिक समाज में क्या है जो कुरीतियां है उनका क्या है यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया था कंकाल नामक उपन्यास में. किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने. देखिए और इस उपन्यास में देखिए धार्मिक एवं अंध परंपराओं के बारे में, दुर्व्यवस्थाओं के बारे में क्या है कठोर व्यंग्य भी किया गया है. किस उपन्यास में? कंकाल उपन्यास में. देखिए दूसरा उपन्यास है यहाँ पर तितली है. और जयशंकर प्रसाद का यह एक आदर्शवादी उपन्यास है. देखिए कौन सा उपन्यास? तितली. यहाँ पर देखिए और इसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था. देखिए 1934 ईस्वी में हुआ था. कौन सा उपन्यास? यहाँ पर देखिए तितली उपन्यास का प्रकाशन 1934 में हुआ था. देखिए और इस उपन्यास में क्या है, क्या दिखाया है जयशंकर प्रसाद जी ने कथा वस्तु के रूप में? देखिए भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाते हुए पाश्चात्य संस्कृति का इसमें विलय दिखाने का प्रयास किया था कथा वस्तु के रूप में. कौन से उपन्यास की कथा वस्तु के रूप में? तितली उपन्यास की कथा वस्तु. यहाँ पर भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाते हुए पाश्चात्य संस्कृति का इसमें विलय. यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ते हैं. जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है यहाँ पर तृतीय उपन्यास व अंतिम उपन्यास माना जाता है. कौन सा? यहाँ पर इरावती है. देखिए और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1938 ईस्वी है. यहाँ पर इस उपन्यास के बारे में अभी हमने देखा है, यह उपन्यास अधूरा उपन्यास है और क्या है अपूर्ण उपन्यास है. ఇంకా కొద్దిగా డీప్ గా కనుక విన్నట్లయితే अधूरा व अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है. देखिए कौन सा उपन्यास? इरावती है. यहाँ पर देखिए इस उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं, इसमें क्या है मौर्य वंश के पतन के बारे में और साथ साथ क्या है शुंग वंश के अभ्युदय के समय को लेकर. तो क्या है यहाँ पर इस उपन्यास में क्या है कथा वस्तु के रूप में वर्णन किया गया है. यहाँ पर देखिए कौन सा? यहाँ देखिए मौर्य वंश के पतन
और शुंग वंश के अभ्युदय के समय को लेकर क्या है, बहुत अच्छी क्या है यहाँ पर क्या है, कथा या वर्णित की गई है। किसमें? इरावती में। देखिए, इरावती नाम सुनते ही हमको पता चलता है कोई ना कोई ऐतिहासिक नाम है यहाँ पर। देखिए, और इस उपन्यास की नायिका यहाँ पर इरावती है। अभी हमने देखा है इस उपन्यास की नायिका का नाम इरावती है, और इरावती एक क्या है, देवदासी के रूप में चित्रण किया था जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस उपन्यास का आरंभ होता है, कौन से उपन्यास का आरंभ होता है? इरावती उपन्यास का आरंभ होता है कौन सी घटना से? कौन सी घटना से इरावती नामक उपन्यास का आरंभ होता है? तो क्या है, इरावती के नृत्य से। यहाँ पर देखिए, इरावती के नृत्य से या इरावती के नाट्य से इस ఉపన్యాస ఆరంభ होता है। देखिए, ఇంకా కొద్దిగా లోతుగా చూసినట్లయితే, డీప్ గా చూసినట్లయితే, इस उपन्यास में देखिए हीरावती और अग्निमित्री के प्रणय की कहानी है। देखिए, किस उपन्यास में? हीरावती उपन्यास में। देखिए, చూడండి, కొన్ని గత ప్రశ్న పత్రాలను కనుక చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కవర్ చేశాడు. ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేశాడు. కనుక మనం కొద్దిగా లోతైన ఈ విధమైనటువంటి అధ్యయనం చేస్తే మనము తప్పనిసరిగా విజయ తీరాలకు చేరాల్సిందే. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సందేహము అవసరము లేదు. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम देखिए जयशंकर प्रसाद का निबंध साहित्य है. ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए, अभी तक हमने कथा साहित्य के बारे में अध्ययन किया है. अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के निबंध साहित्य के बारे में. देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है, उच्च कोटि के निबंध लिखे थे. उच्च कोटि के निबंध लिखे थे. उनके निबंधों की श्रेणी उच्च कोटि की श्रेणी है. यहाँ पर देखिए, और उनके निबंधों की विशेषता है यहाँ पर देखिए साहित्य के बारे में है, और साथ साथ क्या है, उनकी विचारधारा भी उन निबंधों में दिखाई देती है. देखिए, जयशंकर प्रसाद के निबंधों के निबंध इस प्रकार है. यहाँ पर देखिए, काव्य और कला है, रहस्यवाद है, रस है, नाटकों में रस का प्रयोग है, रंगमंच है, आरंभिक पाठ्यक्रम है, यथार्थवाद और छायावाद है. देखिए, तो क्या है, क्या है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के निबंध साहित्य के बारे में. यहाँ पर देखिए, ఇదండి జయశంకర్ ప్రసాద్ యొక్క కథా సాహిత్యము మరియు నిబంధ సాహిత్యము. మరి ముందు ముందు ఏమిటి, जयशंकर प्रसाद के काव्य साहित्य के बारे में, जयशंकर प्रसाद का योगदान छायावादी साहित्य में क्या है, यहाँ पर कहाँ तक है, और उनके काव्यों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, అవన్నీ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నెక్స్ట్ క్లాసులో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీరందరూ కూడా యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మార్గదర్శనం మొత్తం కూడా ముందు ముందు యాప్ ద్వారా జరిగే అవకాశము ఉన్నది. మీరు నాకు సమయం ఇవ్వండి, తర్వాత మీరు శ్రద్ధతో చదవండి, మీ శ్రద్ధను నాకు ఇవ్వండి. అలా అయినట్లయితే మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. మరి ఈ జేఎల్ పరీక్షలో విజేతలుగా నిలిచే అవకాశము ఉన్నది. మరి ఈ క్లాసును, ఈ వీడియో క్లాసును సమాప్తం చేద్దాం. జై హింద్ और जय हिंदी.